नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। तो बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? किन्नौर के शिवकी दर्रे से करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें सतलुज नदी की, तो जब ये तिब्बत से हिमाचल में आती है तो किन्नौर के किस दर्रे से आती है? तो ये किन्नौर के शिवकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रवेश तो किन्नौर से करती है लेकिन छोड़ के कहाँ जाती है? तो भाखड़ा गांव में, भाखड़ा गांव जो आपका बिलासपुर साइड है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ चले जाती है? पंजाब राज्य में चले जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो भाखड़ा गांव से छोड़ कहाँ पे जाती है? पंजाब राज्य में जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सतलुज नदी जो है वो किन्नौर को छोड़कर कहाँ पर जाती है? तो किन्नौर को छोड़कर ये शिमला में जाती है। लेकिन जब ये किन्नौर को छोड़ती है तो शिमला के किस जगह में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जब ये किन्नौर में आती है, पहले तिब्बत से किन्नौर में, और किन्नौर से जब शिमला में जाती है तो शिमला के किस स्थान में? तो याद रखना, छोहरा। तो किन्नौर से शिमला में छोहरा नामक स्थान में प्रवेश करती है। यह बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदी 5 बहती है और 5 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी कौन सी नदी है? सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगर साथियों, अगर आप भी एसपी टेट जून 2026 क्लियर करना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप घर आके आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको मिलने वाले हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स, और साथ में अगर आप एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए बैच बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप जुड़ सकते हैं 7876145409। आप LT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जिसको TGT हिंदी नाम दिया है, आप नॉन मेडिकल की, मेडिकल की, आप किसी भी स्ट्रीम की, टेट आर्ट्स, JBD टेट, इन सभी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास इसके लिए बैच शुरू हो चुका है। तो आप हमारे इस दिए हुए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बात करें सतलुज नदी की, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। चलो ये तो बात हो गई, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शुतुद्री। क्या नाम है? तो शुतुद्री क्या है? तो शुतुद्री जो है आपका सतलुज नदी का वैदिक नाम है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और इसका संस्कृत नाम जो है वो क्या है? आपका शतुद्रु है। दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे साथ ही याद रखने हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि जो नामगिया खाव है वो किस नदी के किनारे? तो नामगिया जो है आपका सतलुज नदी के किनारे है। कल्पा आपका किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, रामपुर बड़ा फेमस है, रामपुर बुशहर, तो रामपुर किस नदी के किनारे है? रामपुर आपका सतलुज नदी के किनारे है। तत्ता पानी किस नदी के किनारे है? तो तत्ता पानी आपका सतलुज नदी के किनारे है। आपका बिलासपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर शहर आपका सतलुज नदी के किनारे। तो इस सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अगर बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील, राकसताल, तिब्बत से। तो याद रखना है, मानसरोवर झील, राकसताल, तिब्बत से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होता है। उद्गम आपको सतलुज नदी का जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें सतलुज नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बसपा नदी सतलुज की सहायक नदी है। आपकी स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। आपकी नोगली खड्ड जो है वो क्या है? सतलुज की सहायक है। और अगर बात करें नोगली खड्ड कहाँ पर आके, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो नोगली खड्ड जो है आपकी रामपुर बुशहर में आके सतलुज में मिलती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सतलुज नदी मंडी में भी जाती है, तो मंडी में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। शिमला में कर रही थी, कहाँ पे? छोरा नामक स्थान में। लेकिन जो आपका फिरनू है, आपको ध्यान से सुनना है कि मंडी में जब ये जाती है तो किस जगह पे? तो फिरनू नामक जगह पे सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है। ये सारी बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी। तो ये हमने कुछ सतलुज नदी के बारे में पढ़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली किन्हीं चीज़ों की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें सूरजताल झील की, तो सूरजताल झील जो है वो हिमाचल के किस जिले में, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के, ये सूरजताल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। साथियों अगर बात करें इस झील की, तो इस झील का जो उद्गम है वो आपका इस झील से ही जो है वो भागा नदी का उद्गम होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस झील से भागा नदी का उद्गम होता है। तो भागा नदी का जो उद्गम होता है वो भी आपका सूरजताल झील से होता है। चलो जी ये बात समझ गए। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजताल लाहौल स्पीति में है, तो आपकी चंद्रताल झील कहाँ पर है। तो चंद्रताल झील कहाँ पर है, तो चंद्रताल झील भी आपकी लाहौल स्पीति में है। और अगर मैं बात करूँ चंद्रताल झील की, तो ये वही चंद्रताल झील है जिसको लोहितीय सरोवर का नाम भी दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की किस झील को लोहितीय सरोवर, टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि लोहितीय सरोवर के नाम से हिमाचल प्रदेश की किस झील को जाना जाता है। तो आपका लोहितीय सरोवर के नाम से जिस झील को जाना जाता है वो है आपकी लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील। चंद्रताल झील की ऊंचाई कई बार पूछी गई है। चंद्रताल झील की जो ऊंचाई है वो 42 से 70 मीटर है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है कि चंद्रताल झील की ऊंचाई कितनी है, तो 42-70 मीटर है। और इस नदी से जो है वो किस नदी को पानी मिलता है, इस झील से। देखो जैसे कि आपकी सूरजताल झील से नदी पानी मिल रहा था भागा नदी को, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका चंद्रा नदी को पानी कहाँ से मिलता है। तो चंद्रा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, चंद्रताल झील से होता है, और भागा नदी का सूरजताल झील से। इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीपक ताल झील जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में है। तो दीपक ताल झील आपके लाहौल स्पीति में। इसके अलावा यूनामसो झील, भाई आपकी यूनामसो झील कहाँ पर है, तो यूनामसो भी लाहौल स्पीति में है। आपकी नीलकंठ झील भी लाहौल स्पीति में है। और आपकी धनकर झील, धनकर भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। और सीसू झील भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। चंद्रताल लाहौल में है, सूरजताल झील लाहौल स्पीति में है, दीपक ताल झील लाहौल स्पीति में है, आपकी यूनामसो झील है, आपकी नीलकंठ झील है, आपकी धनकर झील है, आपकी सिसु झील है। तो इस सारी की सारी लेक्स आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। चलो जी एक जिला और कवर करते हैं, शिमला हमने, और क्योंकि मैंने पार्ट 3 में भी एक झील वाले वीडियो में एक को कवर कर रखा है, तो इसको बार बार यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को कवर करोगे जिनकी आवश्यकता है। भाई बात करें शिमला की, शिमला में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। शिमला में आपका चंद्रनहान सबसे इंपॉर्टेंट झील है, जो कि टेट परीक्षाओं में एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी है कि चंद्रनहान झील कहाँ पर है। तो चंद्रनहान झील की बात करें तो चंद्रनहान झील मेरे साथी ये आपके शिमला में स्थित है। और इस चंद्रनहान झील ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्बर नदी हिमाचल के किस झील से निकलती है, तो ये चंद्रनहान झील से निकलती है। और याद रखना है ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तानू जुब्बल झील, तो तानू जुब्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। तानू जुब्बल, भाई तानू जुब्बल झील कहाँ पर है, तो तानू जुब्बल झील आपकी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा गढ़कुफर, भाई गढ़कुफर आपको, गढ़कुफर का नाम आपको जरूर याद रखना है, गढ़कुफर झील लाहौल स्पीति में। आपकी कराली, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है कराली। उसके अलावा बराडोंसर, तो बराडोंसर है आपकी कराली झील है, आपकी गढ़कुफर झील है, आपकी तानू जुब्बल है। गढ़कुफर के अलावा कौन है, तानू जुब्बल जो कि नारकंडा के पास, और चंद्रनहान। ये सारी की सारी झीलें शिमला में हैं। किन्नौर तो हमने वैसे भी पढ़ लिया, बहुत आसान है, दो ही झीलें हैं। एक तो नाको झील है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूसरी आपकी कौन सी है, तो दूसरी आपकी मंडी की हमने पढ़ ली है पिछले वीडियो में। तो आने वाले समय में मंडी को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको 3 ही जिलों के पढ़ना है। मंडी में आपको पता ही है कुमारवा है, पराशर है, रिवाल्सर है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस जो है यहाँ पे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अब आप बोलेंगे कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया इस दिन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो आपका 15 अप्रैल 1948 को होता है।
फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल में कितने जिले थे। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और कौन कौन से जिले थे, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो उस समय था सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है SMMC। SMMC, तो SMMC ट्रिक क्या है? तो SMMC ट्रिक है कि जब हिमाचल का गठन होता है तब हिमाचल में कितने जिले थे? 4 जिले थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है और इसीलिए 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अब हिमाचल दिवस भी मेरे साथ ही मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जहां से आपके सीधे सीधे नंबर मेरे साथ ही बनने वाले हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी देशी रियासतें शामिल थी? तो 30 रियासतों को मिलाकर क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाया जाता है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश क्या बना? तो उस समय हिमाचल प्रदेश बना मुख्य प्रांत आयुक्त। क्या बना भाई? मुख्य प्रांत आयुक्त। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल क्या बना? मुख्य प्रांत आयुक्त बना। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार टेट परीक्षा में बड़ा ट्रेंड में क्वेश्चन हुआ था कि जब हिमाचल का गठन हो रहा था तो सोलन दरबार का उसमें महत्वपूर्ण रोल था। तो भैया 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किसने किया? तो वो किया था राजा दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो राजा दुर्गा सिंह का नाम अगर आपको पता नहीं है, सोलन सम्मेलन इनके समय में ही हुआ था यहाँ पे, और ये बघाट के जो राजा थे दुर्गा सिंह, उनकी अध्यक्षता में सोलन के दरबार हॉल में हुआ था। ये 26 से 28 जनवरी 1948 में होता है आपका। किसकी अध्यक्षता में? दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में। ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब आपके दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि 25 जनवरी को हिमाचल में क्या मनाया गया? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में मनाया था स्टेटहुड डे। भाई स्टेटहुड डे क्या होता है? पूर्ण राज्यत्व दिवस। कि उस समय हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो ये मिला था आपका 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल कब बना? वो बना 15 अप्रैल 1948 को। तो दोनों बातों में फर्क है। पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी और हिमाचल दिवस 15 अप्रैल। दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। और हिमाचल प्रदेश को जब भारत का एक राज्य का रूप में दर्जा मिला तो कौन से नंबर का राज्य बना? तो ये भारत का 18वां राज्य बना। ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेरे साथ ही याद रखने। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो आपके धर्मशाला में। यहाँ पे धर्मशाला भी इन्होंने क्वेश्चन पेपर में गलती से गलत टाइप कर दिया था। ये टेट परीक्षाओं का ही क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में होती है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लगभग सबसे अधिक वर्षा होती है कितने मिलीमीटर के आसपास होती है? तो ये 3400 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे क्या होती है? धर्मशाला में वर्षा होती है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साधारणतः हिमाचल प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है एक साल में 110 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखो यार सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन याद रखना है। और लगभग अगर मैं आपका मिलीमीटर में बात बताऊं तो प्रति वर्ष 1600 मिलीमीटर के आसपास हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? वर्षा होती है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और सबसे कम वर्षा जो हिमाचल में कहीं पर होती है तो वो स्पीति में होती है। स्पीति में हिमाचल प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? केवल और केवल 50 मिलीमीटर वर्षा होती है स्पीति में। आपको ये बात भी याद रखनी है ना। तो स्पीति में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर जिला भी कभी आएगा तो धर्मशाला कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में। तो कांगड़ा में सबसे अधिक वर्षा होती है और औसत वर्षा 1600 मिलीमीटर हिमाचल प्रदेश में होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी है। और स्पीति में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? तो मात्र और मात्र 50 मिलीमीटर होती है भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नए हिमाचल में नहीं आता है। देखो यार, मैंने आपको बता चुका था कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे? 4, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो आपको यहीं से पकड़ लेना था कि जो चंबा जिला है वो नए हिमाचल में नहीं आता, ये तो पुराने हिमाचल में आता है। अब नए हिमाचल में कौन कौन आता है? तो आपका कुल्लू हो गया, आपका लाहौल स्पीति हो गया, आपका कांगड़ा हो गया, आपका शिमला, आपका ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे कौन कहाँ पे आते हैं? नए हिमाचल में आते हैं। पुराने हिमाचल में आपका सिरमौर है, आपका महासू है, आपका मंडी है, आपका चंबा है, आपका बिलासपुर, ये भी पुराने हिमाचल में आता है, और किन्नौर, ये सब पुराने हिमाचल में आते हैं। और इसके अलावा जो ज़िले हैं वो किस में आते हैं? नए हिमाचल में आते हैं। अब जी एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि मेरी वीडियो से एक फ़ायदा है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि अगर आज ऐसा क्वेश्चन पूछा है कल के लिए कैसा पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जब हिमाचल प्रदेश में विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जब पंजाब का पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश में किया गया। चलो जी, ये बात भी समझ गए, है ना। और इसके बाद जो हिमाचल का क्षेत्रफल है वो लगभग 110% हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब आप बोलेंगे प्रतिशत तो 100 ही होता है, लेकिन कुछ किताबों में दिया है, तो थोड़ा सा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, आपको एक बात मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का 7.19% हिस्सा है। ये क्वेश्चन एक बार HES की परीक्षा में पूछा गया था। अच्छा, ऊना जिले का हिमाचल प्रदेश में विलय कब होता है? तो ये तभी होता है जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल समझ गए। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल से आता है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल से आता है? बोले भाई इतना कठिन क्वेश्चन? जी हाँ, टेट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो 48.4% एरिया जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है, जो कि पुराने हिमाचल से आता है। साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन अंतिम बार जो किया गया था वो कब किया गया था? 1 सितंबर 1972। और 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना 2 नए जिले भी बनाए जाते हैं। मेरे साथी, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सीधे परीक्षाओं में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अच्छा, बात करें हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि हिमाचल का क्षेत्रफल, इतना आसान क्वेश्चन कभी आता है और फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं, हमने तो जी गलत कर दिया, और फिर भी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर हमेशा ऐसा ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर बात करें चंद्रखानी दर्रा का, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भाई? कुल्लू जिले में। अब इस बार तो पूछा है कि कहाँ पर है, अगले बार पूछ सकता है कि इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो चंद्रखेरनी दर्रे की जो ऊंचाई है वो आपका चंद्रखेरनी है, ये चंद्रखानी नहीं है, चंद्रखेरनी है। इसकी ऊंचाई कम से कम 3600 मीटर के आसपास है। आज मैं आपको कुल्लू जिले के दर्रों के ही बारे में बात करता हूँ। तो कुल्लू जिले में आपका एक तो आपका चंद्रखेरनी दर्रा है। इसके अलावा आपका कुछ दर्रे ऐसे जो कुल्लू को किसी और से जोड़ते हैं। कैसे? अब आप बताइए। आपका जैसे कि आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा, ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ने का काम करता है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 37-98 मीटर के आसपास है। उसी प्रकार आपका कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा है एक हमटा दर्रा। हमटा दर्रा आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इंद्रहार दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो इंद्रहार दर्रा ऐसा दर्रा है जो कि कांगड़ा को भरमौर की से जोड़ता है। तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? आपका इंद्रहार दर्रा है। इसके अलावा निकोरा दर्रा, तो निकोरा दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाले दोनों दर्रे आपको ध्यान से याद रखना है कि निकोरा दर्रा और इंद्रहार दर्रा, ये दोनों के दोनों कांगड़ा को भरमौर से जोड़ते हैं। उसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पादरी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो पादरी दर्रा आपका चंबा को जम्मू से जोड़ता है, चंबा को जम्मू से। कई बार टेट परीक्षाओं में पूछा है साच दर्रा। भाई साच दर्रा किससे किसको जोड़ता है? साच दर्रा
दराटी दर्रा, दोनों याद रख लेना, भूलना नहीं। यूथ अध्ययन वाले सर ने बोला था कि साच दर्रा और दराटी दर्रा किससे जोड़ते हैं, तो चंबा को पांगी से। तो चंबा को पांगी से जोड़ने का काम कर रहे हैं साच पास, दराटी पास। दोनों याद रखना भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। उसी प्रकार आपका लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे कौन से, तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे में आता है सबसे पहले कालीचो दर्रा। कौन सा दर्रा, कालीचो दर्रा, छोबिया दर्रा। तो छोबिया दर्रा हो गया, कालीचो दर्रा हो गया, ये लाहौल को किससे जोड़ते हैं, भरमौर से जोड़ते हैं। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुलची दर्रा कहाँ पर है, तो अगर दुलची दर्रे की बात करूँ भाई, दुलची दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुलची दर्रा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से, तो कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाला दर्रा दुलची दर्रा। बोले भैया जोगिनी झरना कहाँ पर स्थित है, अगला क्वेश्चन है। तो जोगनी झरना आपका मनाली में है। झरने आपको याद रखने हैं, हमेशा टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। टेट परीक्षा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इसको हमने बस नज़रिए से पहाड़ बना रखा है कि इस बार नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप मेरे साथ तैयारी तो करिए, मेरी मैराथन को देखिए। इस बार मैं यूट्यूब में आके लाइव पढ़ाऊंगा एसपी टेट के लिए। जैसे मैं पिछले बार तो मैंने कम टाइम पढ़ाया था, लेकिन इस बार लगभग 1 से 1.5 महीना यूट्यूब पे वन लाइनर पढ़ाऊंगा। और वन लाइनर भी ऐसे जो एक ही टॉपिक पे आधारित होंगे, जहाँ से आपको सीधे सीधे नंबर बनने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के समय में लूँगा, तो एसपी टेट के लिए आपको डरना नहीं है। तो भाई मनाली में कौन सा है आपका, जोगनी झरना है। मनाली में ही आपका कौन सा है, आपका कलथ है आपका, कहाँ पर, ये भी मनाली में है आपका। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका कुल्लू में बहुत सारे, वशिष्ठ है, खीरगंगा है, कसोल है, मणिकरण है, रहला है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे।